नमस्कार। आज हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की एक बहुत ही अहम और गंभीर धारा पर बात करने वाले हैं। धारा 304 बी। इसे आमतौर पर लोग दहेज मृत्यु कानून के नाम से जानते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इस कानून के मुख्य पहलुओं को समझने की कि ये कब लागू होता है, इसमें साबित क्या करना होता है और हाँ, बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये धारा 304 बी आखिर कहती क्या है? जी देखिए, ये धारा तब लागू होती है जब किसी महिला की मौत उसकी शादी के 7 साल के अंदर हो जाती है और वो मौत सामान्य नहीं होती, मतलब जलने से हुई हो या कोई शारीरिक चोट लगी हो या किसी भी असामान्य परिस्थिति में हुई हो। अच्छा। और सबसे जरूरी बात ये साबित होना चाहिए कि मौत से ठीक पहले दहेज की मांग को लेकर उसके पति या पति के रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो कानून ऐसी मौत को दहेज मृत्यु मानता है। और इसकी सजा मैंने सुना है काफी सख्त है। यानी उम्र कैद तक भी हो सकती है। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो जो क्रूरता या उत्पीड़न हुआ है और जो मौत हुई है उसके बीच एक तात्कालिक संबंध होना चाहिए। तात्कालिक मतलब वो क्रूरता मौत से ठीक पहले हुई हो और वो दहेज की मांग से ही जुड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी पुरानी बात हो। समझ गई। ये तो वाकई बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। लेकिन क्या ऐसे मामलों में बचाव पक्ष के पास भी कुछ कहने को होता है? उनके तर्क क्या हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बचाव पक्ष कई तरह की दलीलें दे सकता है। सबसे पहली और सीधी दलील तो यही हो सकती है कि भाई दहेज की कोई मांग ही नहीं की गई थी। अच्छा। हाँ, या फिर ये कि महिला के साथ किसी भी तरह की कोई क्रूरता या बुरा बर्ताव हुआ ही नहीं था। ठीक है। और इसके अलावा बचाव पक्ष ये साबित करने की कोशिश कर सकता है कि मौत शादी के 7 साल बीत जाने के बाद हुई, क्योंकि कानून ये 7 साल की समय सीमा लगाता है। हाँ, वो 7 साल वाली शर्त। जी। या फिर वो ये दलील दे सकते हैं कि मौत की वजह असल में आत्महत्या थी या शायद कोई दुर्घटना थी जिसका आरोपी के किसी काम से मतलब कोई लेना देना ही नहीं था। और हाँ, अगर अभियोजन पक्ष यानी जो आरोप लगा रहा है वो मजबूत सबूत नहीं पेश कर पाता तो सबूतों की कमी अपने आप में एक बड़ा बचाव बन जाती है। अच्छा। कुछ मामलों में, जैसा कि कुछ स्रोतों में भी जिक्र आता है, बचाव पक्ष मृतक की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति या कोई और निजी वजह भी अदालत के सामने रख सकता है। ये सब बचाव के तर्क हो सकते हैं। लेकिन ये साबित करने का बोझ किस पर होता है? मतलब किसे साबित करना पड़ता है कि दहेज मांगा गया था या नहीं, या क्रूरता हुई थी? देखिए, आमतौर पर आपराधिक मामलों में सबूत का सारा बोझ अभियोजन पक्ष पर ही होता है। अभियोजन पक्ष पर। उन्हें ही ये साबित करना होता है कि 1, महिला की मौत हुई है, 2, ये मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई है, 3, मौत से ठीक पहले दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था, और चौथा और सबसे अहम कि इस उत्पीड़न और मौत के बीच एक सीधा संबंध है। और ये सब कैसे साबित करना होता है? ये सब उन्हें संदेह से परे साबित करना होता है, मतलब कोई शक की गुंजाइश न रहे। ये कानून का एक बहुत ऊंचा मयार, एक स्टैंडर्ड है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जी बिल्कुल। अगर अभियोजन पक्ष ये सारी बातें मजबूती से अदालत के सामने रख देता है सबूतों के साथ, तब जाकर कह सकते हैं गेंद बचाव पक्ष के पाले में आती है। तब बचाव पक्ष को या तो इन दावों को गलत साबित करना होता है या कम से कम अभियोजन की कहानी पर एक वाजिब शक पैदा करना होता है। हमारे स्रोतों में शिकायतकर्ता से जिराह मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कुछ सवालों का भी जिक्र था, जैसे ये पूछना कि दहेज कब और कैसे मांगा गया, या क्रूरता के गवाह कौन थे, या शिकायत दर्ज करने का असल मकसद क्या था। इन सवालों की क्या अहमियत है? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी होते हैं। इनसे बचाव पक्ष को मौका मिलता है अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई को परखने का, कि जो बातें कही जा रही हैं वो कितनी भरोसेमंद हैं। अच्छा। क्या कहानी में कोई विरोधाभास है, कोई इनकंसिस्टेंसी, कोई बात छुपाई तो नहीं जा रही? इन सवालों से घटनाओं का सही संदर्भ समझने में मदद मिलती है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कहीं शिकायत किसी पुरानी रंजिश या किसी और मकसद से तो नहीं की गई। तो कुल मिलाकर ये सवाल बचाव पक्ष को अपना मामला बनाने में, अपना पक्ष रखने में सीधी मदद करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो धारा 340 बी दहेज मृत्यु जैसे एक बेहद संगीन अपराध से निपटने के लिए एक बहुत विशिष्ट कानूनी ढांचा देती है। इसमें अपराध की परिभाषा क्या है, सजा क्या होगी और किसे क्या साबित करना होगा, ये सब काफी हद तक स्पष्ट किया गया है।
और हमने ये भी देखा कि बचाव पक्ष के पास भी अपने तर्क रखने और खुद को निर्दोष साबित करने के कई आधार हो सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि पूरी प्रक्रिया सबूतों पर आधारित होती है, गवाहों और सबूतों पर। और वो जो संदेह से परे साबित करने का सिद्धांत है, वो न्याय सुनिश्चित करने में, मतलब इंसाफ पक्का करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना हो। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये कानून बेशक महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर जैसा किसी भी सख्त कानून के साथ होता है, कभी-कभी इसके दुरुपयोग, इसके मिसयूज की चिंता भी जताई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी कानूनी प्रणाली, हमारा लीगल सिस्टम ऐसे संवेदनशील मामलों में सच्चाई और इंसाफ के बीच वो बारीक संतुलन कैसे कायम रखता है? ये वाकई एक बड़ा और लगातार सोचने वाला मुद्दा है।